everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing great. तो बच्चा हम लोग कर रहे हैं बीएसटी का हमारा चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग। अच्छा, क्या पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। इस चैप्टर में यही हमें पढ़ना है। तो देखो, हमें पता है डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। तो देखो, सुपरविजन हम लोगों ने पढ़ लिया। सुपरविजन का सिर्फ मीनिंग हमारे कोर्स का पार्ट है। मोटिवेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, लीडरशिप हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, और लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने कम्युनिकेशन भी आधा कंप्लीट कर लिया था। क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने? कम्युनिकेशन का मीनिंग, कम्युनिकेशन प्रोसेस, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, और दोनों के अंदर डिफरेंस। तो देखो, अब हमें कम्युनिकेशन का बचा हुआ पार्ट पढ़ना है कि कम्युनिकेशन के अंदर कौन कौन से बैरियर्स आते हैं, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। फिर हम कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये सिर्फ हमें आज पढ़ना है और आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग, वन शॉट के अंदर, क्योंकि छोटा सा चैप्टर है। उसके अलावा देखो, जितने भी नोट्स मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ, ये सारे नोट्स मैंने आपकी एनसीईआरटी से बनाए हैं। मतलब एनसीईआरटी पूरी कवर करी है। अगर मुझे लग रहा है कहीं पर एनसीईआरटी के अंदर कोई चीज कम गिवन है, तो मैंने पूनम गांधी से भी वो चीजें उठाई हैं। तो डिटेल्ड नोट्स हैं, ये सारे नोट्स आपको एप्लीकेशन पर मिलेंगे। एप्लीकेशन पर मैंने फुल कोर्स के प्रिंटेबल नोट्स अपलोड कर दिया, वहां से एक्सेस कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। देखो, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देखो, कम्युनिकेशन के अंदर कई बार बहुत सारे बैरियर्स आ जाते हैं। मैम, बैरियर्स का मतलब होता है ऑब्स्टैकल्स। क्या? ऑब्स्टैकल्स, यानी कि कम्युनिकेशन के अंदर कुछ बाधाएं आ जाती हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उन्हें हम बैरियर्स बोलते हैं। अब देखो, ये जितने भी ऑब्स्टैकल्स हैं, इन्हें हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 है सिमेंटिक बैरियर्स, नंबर 2 आता है साइकोलॉजिकल बैरियर्स, थर्ड है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, और फोर्थ है पर्सनल बैरियर्स। अब यहाँ से 100% आपके एग्जाम में केस स्टडी बनती है कि आपके पास में कोई केस स्टडी गिवन होगी और क्वेश्चन पूछेगा ये कौन सा बैरियर है। ठीक है भाई, आपने बता दिया कौन सा बैरियर है। मतलब सिमेंटिक बैरियर्स के अंदर भी बहुत सारे बैरियर्स हैं, साइकोलॉजिकल के अंदर भी बहुत सारे बैरियर्स हैं, तो इनके सब पार्ट्स भी हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ ये कौन सा बैरियर है, आपने बता दिया कौन सा बैरियर है। फिर क्वेश्चन बोलेगा इसी कैटेगरी के दो बैरियर्स के बारे में और बताओ। तो इस तरह की केस स्टडीज यहाँ से बनती हैं। आपको सारे बैरियर्स को पहचानना आना चाहिए। शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला कौन सा है हमारे पास में? सिमेंटिक बैरियर्स। अच्छा, सिमेंटिक बैरियर्स क्या होता है? देखो, याद करो, हम लोगों ने जब कम्युनिकेशन प्रोसेस पढ़ा था तब मैंने आपको 2 चीजें बताई थी। एक होता है एनकोडिंग और दूसरा होता है डीकोडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एनकोडिंग और डीकोडिंग। मैंने कहा मैं सेंडर हूं, मैं अपनी कोई इंफॉर्मेशन, कोई बात आपको बता रही हूं, तो मेरे दिमाग में जो इंफॉर्मेशन है, मेरे दिमाग में जो आइडियाज है, मैं उन्हें एनकोड करूंगी ना। यानी कि मैं उन्हें या तो लिखकर एक्सप्रेस करूंगी, वर्ड्स के अंदर एक्सप्रेस करूंगी, टेक्स्ट में एक्सप्रेस करूंगी, मैं डायग्राम्स के थ्रू एक्सप्रेस कर सकती हूँ, मैं सिंबल्स के थ्रू एक्सप्रेस कर सकती हूँ। मतलब मैं क्या करूंगी, सेंडर क्या करता है, एनकोडिंग करता है। एनकोडिंग मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है, मैसेज है, मैं उसे ड्राफ्ट करूंगी, मैं उसे तैयार करूंगी, लिखकर तैयार कर सकती हूँ, बोलकर तैयार कर सकती हूँ, वर्ड्स का यूज करूंगी, यहाँ पर सिंबल्स का, जेस्चर्स का यूज करूंगी, अलग अलग डायग्राम्स, टेबल्स, कैसे भी मैं उसे एनकोडिंग कर सकती हूँ। समझ में आया? जैसे मैंने आपको व्हाट्सएप पे कुछ भेजा, तो मैंने क्या करा, एनकोडिंग करी, मैंने आपको भेजा। अब आप जो रिसीवर हो, आप क्या करोगे, डीकोडिंग करोगे। यानी कि आपके पास में जो टेक्स्ट आया है, जो सिंबल्स आए हैं, आप उन्हें समझोगे। आपको जो लैंग्वेज आती है, आप अपने दिमाग में उसे उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करोगे। आप उससे कुछ कंक्लूजन्स निकाल रहे हो, वो क्या है, डीकोडिंग है। अब देखो, जब इस एनकोडिंग और डीकोडिंग के अंदर कोई गड़बड़ हो जाती है ना, इसके अंदर अगर कोई दिक्कत आ गई, कोई ऑब्स्टैकल्स आ गए, उसे हम लोग बोलते हैं सिमेंटिक बैरियर्स। तो आपकी एनसीईआरटी में लिखा है सिमेंटिक बैरियर्स आर कंसर्न्ड विद प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्ट्रक्शंस in the process of encoding and decoding of message into words or impressions। जब सेंडर मैसेज को ड्राफ्ट कर रहा है, उस चीज को बना रहा है, मैसेज को एनकोडिंग कर रहा है, या फिर जब रिसीवर उसे समझ रहा है, डिकोडिंग कर रहा है, इस एनकोडिंग और डिकोडिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई गड़बड़ हो गई, उन्हें हम लोग बोलते हैं सिमेंटिक बैरियर्स। इजी पीजी हो गया। अब ये गड़बड़ क्यों हो सकती है? तो एक तो रीजन है यूज ऑफ रॉन्ग वर्ड्स। हो सकता है मैं जो सेंडर हूं, मेरा थोड़ा सा वोकैबुलरी में हाथ टाइट है, तो मैंने गलत वर्ड्स का यूज कर लिया। थोड़ी सी मेरी वोकैबुलरी ढीली है, तो मैंने गलत वर्ड्स का यूज कर लिया।
कई बार ये भी होता है कि आप जो हो आप मेरी बात को ना समझ पाओ, फॉल्टी ट्रांसलेशन हो जाए, आपने मेरी बात का कुछ और मीनिंग निकाल लिया। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं PRICE वाले प्राइस की बात कर रही थी, ओरल कम्युनिकेशन हो रहा है, मैं PRICE वाले प्राइस की बात कर रही थी और आपको लगा मैं PRIZE वाले प्राइस की बात कर रही हूँ। समझ पा रहे हो? मैं बात कर रही थी RIGST वाले राइट की और आपको लग रहा है मैं WRITE वाले राइट की बात कर रही हूँ। तो फॉल्टी ट्रांसलेशन हो सकता है कि आपने मेरी बात को अलग तरह से ट्रांसलेट कर लिया। डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस वही है, आपने अलग मीनिंग निकाल लिया मेरी बात का। या फिर ये भी हो सकता है, मान लो मैं इंग्लिश में बात कर रही हूँ और आपको हिंदी समझ में आती है, हम लोगों के बीच में एक ट्रांसलेटर है, उसने ट्रांसलेशन ही गलत कर दिया, उसने मेरी बात को अलग तरह से आपको एक्सप्रेस करा, तो इन्हें हम लोग बोलते हैं सिमेंटिक बैरियर्स। क्यों हो रहे हैं? हो सकता है सेंडर ने गलत वर्ड्स यूज करे हैं, हो सकता है सेंडर का वोकैब में हाथ ढीला है, फॉल्टी ट्रांसलेशन हो गए, बात का कुछ और मीनिंग निकल गया, इंटरप्रिटेशन गलत रह गए, मैं कुछ और बोलना चाह रही थी, आपने कुछ और समझ लिया। कोई भी रीजन हो सकता है। जब एनकोडिंग और डिकोडिंग के अंदर लोचा होता है उसे हम लोग बोलते हैं सिमेंटिक बैरियर्स। समटाइम्स द सेम वर्ड्स and sentences can be understood differently by different people in the organization। कई बार ऐसा होता है, सेम वर्ड सेम सेंटेंसेस, मैं कुछ और बोलना चाह रही थी लेकिन सेम वर्ड्स और सेम सेंटेंसेस का आप कोई और मीनिंग निकाल लो। जैसे देखो यहाँ पर एग्जांपल गिवन है, यहाँ पर ये जो मैनेजर भाई साहब हैं ये कह रहे हैं वी आर गोइंग टू इंक्रीज बजट, ये कह रहे हैं हम बजट इंक्रीज करने वाले हैं। अब इनका बजट इंक्रीज से मतलब है कि हम नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे, हम हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे, तो इनका बजट इंक्रीज से मतलब है कि हम नए प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, प्रोडक्शन वगैरह इंक्रीज करेंगे। ये सबऑर्डिनेट समझ रहा है, अच्छा भाई हमारी सैलरी इंक्रीज होने वाली है, हमारी बल्ले बल्ले होने वाली है, तो देखो अलग मीनिंग निकाल लिया। यहाँ पर ये सबऑर्डिनेट बोल रहा है अच्छा अच्छा नए इक्विपमेंट्स आने वाले हैं, नई मशीनरी वगैरह आएगी, बजट इंक्रीज हो रहा है, तो सेम बात का सामने वाला अलग मीनिंग निकाल रहा है। ये क्या है? सिमेंटिक बैरियर्स। एनकोडिंग में भी हो सकता है, डिकोडिंग में भी हो सकता है, मतलब सेंडर की तरफ से भी ये एरर हो सकता है, रिसीवर की तरफ से भी हो सकता है। चमका अच्छे से। अब देखो सिमेंटिक बैरियर्स अलग अलग तरह के होते हैं, आपको सारे समझ में आने चाहिए। कोई सी भी केस स्टडी गिवन होगी और क्वेश्चन पूछेगा बताओ ये कौन सा बैरियर है। फॉर एग्जाम्पल फॉल्टी ट्रांसलेशन है तो आपने बता दिया फॉल्टी ट्रांसलेशन है, फिर क्वेश्चन बोलेगा ये कौन सी कैटेगरी में आता है, आप बताओगे सिमेंटिक बैरियर्स की कैटेगरी में आता है। फिर क्वेश्चन बोलेगा अच्छा सिमेंटिक बैरियर्स के ही 2 या 3 और हमें केसेस बता दो, 2 या 3 बैरियर्स और बता दो। तो इस तरह से आपको सारे आने चाहिए। नंबर 1 है बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। ये किसकी गलती है? ये सेंडर की गलती है कि सेंडर ने एनकोडिंग ही गड़बड़ करी है, उसने मैसेज को ड्राफ्ट ही गड़बड़ करा है, उसने मैसेज को सही से एक्सप्रेस ही नहीं करा। हो सकता है मेरा वोकैबलरी में हार्ट टाइट है तो इनएडिक्वेट वोकैबलरी हो सकता है मैं रॉन्ग वर्ड्स यूज कर रही हूँ, या फिर मैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स को यूज करना भूल गई। तो कई बार ऐसा होता है जो मैनेजर मैसेज एक्सप्रेस करना चाहता है वो सेम मैसेज वो सबऑर्डिनेट्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता क्योंकि वोकैब में हार्ट टाइट है, गलत वर्ड्स का यूज कर रहा है, या फिर इंपॉर्टेंट वर्ड्स को यूज करना वो भूल गया, तो मैसेज उसने गलत तरह से एक्सप्रेस करा है, बैडली एक्सप्रेस करा है, एनकोडिंग में गड़बड़ है। पहला हो गया। सेकेंड है सिंबल्स विथ डिफरेंट मीनिंग्स। कई बार सेम वर्ड्स के अलग अलग मीनिंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक वर्ड बताऊं वैल्यू, तो देखो वैल्यू के अलग अलग मीनिंग होते हैं। अब मैं मान लो मैनेजर हूं, मैं वैल्यू वर्ड यूज कर रही हूं, यहां पर वैल्यू का मतलब है प्राइस। कई बार हम ऐसे बोलते हैं ना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस रिंग, यानी कि इस रिंग की क्या प्राइस है, तो मैं यहाँ पर वैल्यू का मतलब है प्राइस। और एक वैल्यू का मतलब इंपॉर्टेंस भी होता है कि आपकी लाइफ में फ्रेंड्स की क्या वैल्यू है, यानी कि फ्रेंड्स की क्या इंपॉर्टेंस है। तो मैं जो वैल्यू वर्ड यूज कर रही हूँ मेरे दिमाग में उसका मतलब है प्राइस, वही जो मेरा सबऑर्डिनेट है जो रिसीवर है उसके दिमाग में वैल्यू का मतलब है इंपॉर्टेंस, है ना। तो वही भी हो सकता है कि सेम वर्ड के अलग अलग मीनिंग्स निकलते हैं तो सामने वाला दूसरा मीनिंग भी लेकर जा सकता है। या फिर इसे आप ऐसे भी देख सकते हो कि मैं RIGST वाले राइट की बात कर रही थी ओरली और आपको लगा मैं WRITE वाले राइट की बात कर रही हूँ, मैं PRICE वाले प्राइस की बात कर रही हूँ, आपको लगा मैं PRIZE वाले प्राइस की बात कर रही हूँ। समझ में आ गया। तीसरा है हमारे पास में फॉल्टी ट्रांसलेशंस। अब देखो मैंने कहा ये मैनेजर भाई साहब हैं, इन्हें सिर्फ एक ही भाषा आती है दैट इज इंग्लिश, और ये कोई बात बताना चाहते हैं अपने सबऑर्डिनेट को, सबऑर्डिनेट को एक ही भाषा आती है दैट इज हिंदी। अब इनके बीच में एक मिडिल मैन है जो है ट्रांसलेटर, इसका काम है ट्रांसलेशन करना।
अब मान लो इस मिडिल मैन को इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों में से एक भाषा सही तरीके से नहीं आती, तो वो इसकी बात को इसे सही तरीके से कन्वे नहीं कर पाएगा, वो ट्रांसलेशन ही फॉल्टी कर देगा, उससे ट्रांसलेशन ही सही नहीं होगा। तो अगर ट्रांसलेशन हमारा किसी भाषा में प्रोफिशिएंट नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, तो ये भी एक बैरियर का काम करता है। फोर्थ है अनक्लैरिफाइड अजम्पशन। सेंडर ने कोई बात बोली लेकिन उसने अपनी बात क्लियर नहीं रखी। ठीक है, सेंडर ने कोई बात बोली लेकिन उसने अपनी बात क्लियर नहीं रखी, और जो रिसीवर था उसे भी वो चीज उतने तरीके से समझ में नहीं आई, लेकिन उसने सामने वाले से सेंडर से क्लैरिफिकेशन नहीं मांगा ही नहीं क्लैरिफिकेशन, तो ये भी कहीं ना कहीं बैरियर का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो जो बॉस है वो कह रहा है टेक केयर ऑफ गुड्स, तो बॉस कौन है? सेंडर है जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो कह रहा है टेक केयर ऑफ गुड्स। अब बॉस का मतलब है टेक केयर ऑफ गुड्स से कि भाई गुड्स जो आप खरीदोगे वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। टेक केयर ऑफ गुड्स से बॉस का मतलब है कि गुड्स अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। वहीं जो सबऑर्डिनेट्स हैं उन्हें लग रहा है, बॉस कह रहे हैं कि गुड्स का ध्यान रखना है कि गुड्स की चोरी वगैरह ना हो जाए, बारिश में भीग वगैरह ना जाए, उन्होंने क्वालिटी पे तो फोकस ही नहीं करा। तो वही है, यहाँ पर अनक्लैरिफाइड अजम्पशन है। बॉस ने बोला टेक केयर ऑफ गुड्स, बॉस ने भी अपनी बात पूरी अच्छे से क्लियर नहीं करी, और सबऑर्डिनेट ने भी क्लैरिफिकेशन नहीं मांगा, उसने अपनी तरफ से अज्यूम कर लिया कि टेक केयर ऑफ गुड्स का मतलब है कि गुड्स का ध्यान रखना है, बारिश वगैरह से बचाना है, चोरी वगैरह से बचाना है। तो ये भी कई बार कम्युनिकेशन के अंदर एक बैरियर का काम करता है कि एनकोडिंग डिकोडिंग के अंदर लोचा हो गया। तो सम कम्युनिकेशन में हैव सर्टेन अजम्पशंस, सामने वाले ने अपने हिसाब से ही अज्यूम कर लिया कि गुड्स का वैसे ध्यान रखना है कि चोरी वगैरह ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, बॉस बोल रहा है टेक केयर ऑफ गुड्स और एम्प्लॉय सोच रहा है कि हमें गुड्स का ध्यान रखना है, चोरी वगैरह से बचाना है, उसने क्वालिटी के बारे में नहीं सोचा। चमका अच्छे से। फिफ्थ है टेक्निकल जर्गन। देखो, टेक्निकल जर्गन का मतलब होता है कई बार जो स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स होते हैं, जो ऊंची ऊंची पोस्ट पर बैठे होते हैं, अपने अपने काम में स्पेशलाइज्ड है ना, तो वो टेक्निकल वर्ड्स यूज करने लग जाते हैं। अब मैं भी आपको पढ़ाती हूँ, कई बार इको तो मेरे मुंह से भी टेक्निकल वर्ड्स निकलते हैं ना, इको वाली ही टर्म्स निकलती हैं, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एग्रीगेट, लेकिन मैं साथ साथ में आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि उनका मीनिंग क्या होता है। समझ पा रहे हो? तो जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं, जो उस काम में स्पेशलाइज्ड होते हैं, वही टेक्निकल वर्ड्स यूज करते हैं। अब मैनेजर तो टेक्निकल वर्ड्स यूज कर रहा है, बेचारे सबऑर्डिनेट को टेक्निकल वर्ड्स समझ में ही नहीं आ रहे, तो यहाँ पर डिकोडिंग की गड़बड़ हो गई। इसे बोलते हैं टेक्निकल जर्गन, कि जो स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट है ना, वो टेक्निकल जर्गन्स फेंक रहा है, यानी कि टेक्निकल वर्ड्स फेंक रहा है सामने वाले पर, और सामने वाले को सबऑर्डिनेट को समझ में ही नहीं आ रहे। फॉर एग्जाम्पल, एक आईटी एक्सपर्ट है, कोई होगा अच्छा सा आईटी एक्सपर्ट, वो वर्ड्स यूज कर रहा है HDD, रैम, HTTP, HTTPS, CPU। खैर हमें तो थोड़े बहुत ये वर्ड्स पता है, लेकिन मान लो जो बेचारा सबऑर्डिनेट है उसे समझ ही नहीं आ रहा, ही इज लाइक है ये क्या बोल रहा है, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। तो ये भी कई बार एक कम्युनिकेशन बैरियर का काम करता है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यहाँ से केस स्टडी पूछी जाती है, दिमाग में रखना। उसके बाद में लास्ट आता है बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग। मैं बोल तो कुछ और रही हूँ, वर्बल कम्युनिकेशन तो कुछ और हो रहा है, लेकिन मेरी बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही कह रही है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे मैं मुंह से तो बोल रही हूँ हाँ हाँ, आई एग्री, लेकिन गर्दन हिला हिला के बोल रही हूँ, मैं कह रही हूँ हाँ हाँ। अब आप कंफ्यूज नहीं होगे कि यार मैम कहना क्या चाहते हो, हाँ बोल रहे हो कि ना बोल रहे हो? तो मेरा वर्बल कम्युनिकेशन मेरे जेस्चर्स, मेरी बॉडी लैंग्वेज से मैच नहीं कर रहा, उस टाइम पर भी वर्कर्स कंफ्यूज हो जाते हैं और मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं। डिकोडिंग एनकोडिंग का लोचा है, इसे हम लोग बोलते हैं सिमेंटिक बैरियर्स। चमका अच्छे से। तो इसके अंदर हमारे पास में 6 थे। बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, एनकोडिंग गलत हुई है। सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग, एनकोडिंग डिकोडिंग का लोचा है। फॉल्टी ट्रांसलेशन हो गया। अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस है कि भाई जो रिसीवर है उसने अपनी तरफ से ही कुछ अज्यूम कर लिया। टेक्निकल जर्गन फेंक रहा है, हमारा जो स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स है वो टेक्निकल वर्ड सामने वाले पे फेंक रहा है, सामने वाले को समझ में ही नहीं आ रहे, और हम बुरी बॉडी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। जेस्चर डिकोडिंग सही नहीं है, बोल कुछ और रहे हैं, हमारी बॉडी कुछ और कह रही है, दैट इज बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग। तो ये हो गए हमारे सिमेंटिक बैरियर्स। अब अगला कौन सा आएगा हमारे पास में? साइकोलॉजिकल बैरियर्स। नाम से ही समझ में आ रहा है साइकोलॉजिकल बैरियर्स मतलब आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, मैं सेंडर हूँ, मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा कोई टेंशन चल रही है, तो आपको मेरी बात समझ में ही नहीं आएगी, आप शायद मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दोगे। या फिर मान लो आप मुझे कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो और मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है,
तो मैं आपकी बात पर ध्यान नहीं दूंगी, या फिर किसी दिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा वरीड हूँ, तो मैं मेरा मैसेज सही से एक्सप्रेस नहीं कर सकती। तो हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हम कहीं बहुत ज़्यादा खुश तो नहीं है, कहीं बहुत ज़्यादा हमें गुस्सा तो नहीं आ रहा, कहीं बहुत ज़्यादा परेशान तो नहीं है। ये भी कई बार एक ऑब्स्टैकल, एक बैरियर का काम करता है। तो इमोशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी बैरियर्स का काम करते हैं। एक वरीड इंसान जो है, परेशान आदमी जो है, वो अपना मैसेज प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं कर सकता। एक एंग्री रिसीवर है, वो सामने वाले की बात को सही से नहीं समझेगा। बहुत तेज आपको गुस्सा आ रहा है, मैं बोल कुछ और रही हूँ, आप कुछ और ही मीनिंग निकाल लोगे। कई बार ऐसा होता है ना, मम्मी को बहुत तेज गुस्सा हो रहा होता है, आप चाहे कितना भी कुछ कर लो, कितना भी कुछ बोल लो, मम्मी को आपकी बात समझ में नहीं आएगी, वो सिर्फ आप पर पलटकर गुस्सा ही करेगी। ये क्या है, साइकोलॉजिकल बैरियर है। तो जो स्टेट ऑफ माइंड है, चाहे वो सेंडर का हो चाहे वो रिसीवर का हो, वो भी कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस को अफेक्ट करता है। अब इसमें भी अलग अलग टाइप्स है। पहला है प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। आप मुझे कोई बात बोल रहे हो, आप कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हो, मैंने आपकी बात आधी सुनी, आधी ही सुनकर मैंने कोई कंक्लूजन निकाल लिया। मैंने आपकी बात पूरी सुनी ही नहीं, उससे पहले मैंने कंक्लूजन निकाल लिया, इवैल्यूएशन कर लिया, क्योंकि मेरे दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। तो समटाइम्स पीपल इवैल्यूएट द मीनिंग ऑफ मैसेज बिफोर द सेंडर कंप्लीट्स हिज मैसेज। सेंडर की बात कंप्लीट नहीं हुई, उससे पहले कंक्लूजन निकाल लिया। ये क्या है, प्री मैच्योर इवैल्यूएशन है। मैम क्लास के अंदर कोई क्वेश्चन पूछ रही है, मैम का क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं हुआ, वो जो क्लास का टॉपर बच्चा है, सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है ना, वो सबसे पहले हाथ ऊपर कर देगा, भैया यार क्वेश्चन तो सुन ले पूरा, हो सकता है आगे मैम उसके अंदर कोई ट्विस्ट ले आए, क्वेश्चन आपको समझ में ही ना आए, वो सबसे पहले हाथ खड़ा कर देगा। तो वही है प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, आपने बिना आधा देखे, आधा सोचे समझे अपना कंक्लूजन निकाल लिया। सेकेंड है लैक ऑफ अटेंशन। मैं आपसे कोई बात कर रही हूँ लेकिन आप ध्यान ही नहीं दे रहे, आपका माइंड प्री ऑक्यूपाइड है, आपके दिमाग में पहले से कुछ ना कुछ चल रहा है। मैं आपको कोई बात बता रही हूँ, लेकिन इस वक्त मान लो आप फिजिकली प्रेजेंट हो, आप वीडियो देख रहे हो, लेकिन दिमाग आपका कहीं और है, दिमाग में कोई टेंशन है या फिर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है किसी चीज की। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे कम्युनिकेशन के अंदर एक बैरियर का काम करता है कि आप उस चीज को प्रॉपरली नहीं समझ पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा ये बॉस है, बहुत ज्यादा टेंशन के अंदर है बॉस, टेंशन है कि कोई काम नहीं हुआ, किसी फाइल वर्क को लेकर परेशान है, वो काम नहीं हुआ, डेडलाइन आ गई। सबऑर्डिनेट आता है अपनी कोई परेशानी लेकर बॉस के पास में, बॉस 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 मुझे ये प्रॉब्लम है, लेकिन कहीं ना कहीं बॉस का दिमाग पहले से प्री ऑक्यूपाइड है, उसके दिमाग में टेंशन चल रही है, वो सबऑर्डिनेट की बात पर ध्यान नहीं देगा, कहीं ना कहीं सबऑर्डिनेट परेशान होगा, डिसअपॉइंट होगा। तो वही है, अगर रिसीवर का माइंड प्री ऑक्यूपाइड है तो क्या होगा, नॉन लिसनिंग ऑफ मैसेज, वो मैसेज को सही से नहीं सुनेगा, साइकोलॉजिकल बैरियर है। एम्प्लॉय जो है वो अपनी प्रॉब्लम के बारे में बॉस को बता रहा है और बॉस पहले से प्री ऑक्यूपाइड है किसी इंपॉर्टेंट फाइल को लेकर, तो कहीं ना कहीं बॉस एम्प्लॉय की बात को नहीं समझ पाएगा, एम्प्लॉय डिसअपॉइंट होगा। चमका अच्छे से। थर्ड है लॉस ऑफ ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। इसमें दो बातें हैं, मुझे एक सेकेंड ऐसा बना लेते हैं हम, ये है बी, ये है सी, ये है डी और ये है ई। मुझे कोई बात ई को बतानी है, किसको बतानी है, ई को। ए को कोई बात ई को बतानी है, 5 बातें हैं। अब मान लो ए डायरेक्टली ई तक नहीं जा सकता, ए बात बता रहा है बी को, देन बी बात बताएगा सी को, सी बताएगा डी को, और फाइनली बात पहुंचेगी ई के पास में। अब 5 बातें ए ने बी को बताई थी, बी के पास में 5 बातें आई, लेकिन बी थोड़ा सा दिमाग से ढीला है, वो 5 बातों में से उसको 4 ही बातें याद रही, एक बात वो भूल गया, तो उसने कहीं ना कहीं सी के पास में 4 बातें ही बताई। इसे हम लोग बोलते हैं पुअर रिटेंशन, कि आपका दिमाग या तो आप इंटरेस्टेड नहीं हो या फिर इनअटेंटिव हो, अटेंटिव नहीं हो, कि आप इंफॉर्मेशन को रिटेन नहीं कर पा रहे, आप अपने पास में इंफॉर्मेशन को संभाल कर नहीं रख पा रहे। आपके पास में 5 बातें आई थी, आप एक बात भूल गए, तो ठीक है, ये तो हो गया पुअर रिटेंशन। यूजुअली पीपल कैन नॉट रिटेन द इंफॉर्मेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर वो इनएक्टिव है, इनअटेंटिव है या फिर इंटरेस्टेड नहीं है। उसके अलावा एक है लॉस बाय ट्रांसमिशन। अब सी के पास में 4 बातें आई, सी थोड़ा सा ओवर स्मार्ट है, उसने इन बातों में मिर्च मसाला लगाया, अपनी तरफ से तड़का डाला और उसने 5 बातें डी को बता दी। भाई 4 बातें आई थी, एक बात उसने अपने मन से एक्स्ट्रा जोड़ दी। डी और भी स्मार्ट है, उसने 2 बातें अपने मन से जोड़ दी और ज्यादा तड़का लगा दिया, मिर्च मसाला लगा दिया, गरम मसाला डाल दिया, उसने 7 बातें ई तक पहुंचाई। यह है लॉस ऑफ ट्रांसमिशन, कि इंपॉर्टेंट बातें कई बार मिस हो जाती हैं, इंफॉर्मेशन हमारी फिल्टर हो जाती है, उसमें मिर्च मसाला और तड़का लग जाता है। तो व्हेन कम्युनिकेशन पासेस थ्रू वेरियस लेवल्स, जब वेरियस लेवल से इंफॉर्मेशन पास हो रही है तो इंफॉर्मेशन फिल्टर होगी, लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, कुछ बातें मिसिंग होंगी, कुछ बातें एक्स्ट्रा ऐड होंगी, कहीं ना कहीं फिल्टर होगा, मिर्च मसाला तड़का लगेगा।
फिर आता है लास्ट, इसके अंदर डिस्ट्रस्ट है। अब देखो मैं कह रही हूं एक इंसान है, एक इंसान को इस पर्टिकुलर इंसान से लाइफ के अंदर 4 बार धोखा मिल चुका है। ये जो इंसान है वो इस बंदे से लाइफ में 4 बार धोखा खा चुका है। डम है। अब ये इंसान अगर 5वीं बार कोई बात करता है, 5वीं बार कोई अगर प्रॉमिस वगैरह कुछ कर रहा है, तो मुझे बताओ ये इंसान भरोसा करेगा? नहीं करेगा। तो अगर दोनों पार्टीज एक दूसरे पर भरोसा नहीं करती, डिस्ट्रस्ट वहां पर है, तो वो सामने वाले की बात को अच्छे से नहीं समझेंगी, अंडरस्टैंड नहीं करेंगी। 4 बार धोखा मिल गया तो 5वीं बार हम सामने वाले की बात क्यों सुनेंगे? तो डिस्ट्रस्ट बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर एक्ट एज अ बैरियर। If the parties do not believe each other, they cannot understand each other's message in its original sense. हम ओरिजिनल सेंस में नहीं समझेंगे। मान लो हम लोगों ने इसकी बात 5वीं बार सुन ली, लेकिन सिर्फ सुनी है, हमने उसकी बात पे भरोसा नहीं करा। चमक गया अच्छे से? तो ये होते हैं हमारे साइकोलॉजिकल बैरियर्स: प्री मेच्योर इवैल्यूएशन, लैक ऑफ अटेंशन, लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, और लास्ट है डिस्ट्रस्ट। फिर आते हैं हमारे पास में थर्ड, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, कि ऑर्गेनाइजेशन का कैसा है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर नहीं, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज कैसी है, रूल्स रेगुलेशंस कैसे हैं। देखो ऑर्गेनाइजेशन अगर ऐसा है कि पॉलिसीज ऐसी हैं कि आराम से कोई भी किसी से बात कर सकता है, फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है, तो अच्छी बात है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूल्स रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट है, फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, कोई भी किसी से बात नहीं कर सकता। तो करके दिखाओ तुम कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा। मैंने पास्ट के अंदर 2 अलग अलग टाइप के स्कूल्स में काम करा था। एक स्कूल ऐसा था वहां पर कोई भी किसी से भी बात कर सकता था, सबके साथ में फ्रेंडली रिलेशंस थे। आप डायरेक्टली प्रिंसिपल के कैबिन में जाओ, डायरेक्टली आप जो सीईओस के कैबिन में जाओ, तो यहाँ पर होता था फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। दूसरे स्कूल में जहां पर मैंने काम करा वहां पर कोलीग्स तक आपस में बात नहीं कर सकते थे। मतलब वहां पर टीचर्स को स्टूडेंट्स की तरह ट्रीट करा जाता था कि आप स्टाफ रूम में भी बात नहीं कर सकते। वहां पर कम्युनिकेशन का फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता था। हम डिस्कस ही नहीं कर पाते थे कि यार बच्चे का टेस्ट पेपर कैसा बनाना है, कौन सा बच्चा कैसा है, किस बच्चे को कितने नंबर देने हैं प्रोजेक्ट वगैरह के अंदर। तो वहां पर कम्युनिकेशन बैरियर्स हो जाते थे। तो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज कैसी है, वहां का एनवायरमेंट कैसा है, रूल्स रेगुलेशंस कैसे हैं, वहां का स्ट्रक्चर कैसा है, अथॉरिटी रिलेशनशिप कैसे हैं, सुपीरियर्स और सबॉर्डिनेट्स के रिलेशनशिप, ये सब भी कई बार बैरियर का काम करते हैं। तो कुछ चीजें जैसे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, अथॉरिटी रिलेशन यानी कि सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स के बीच के आपस के रिलेशन कैसे हैं, रूल्स रेगुलेशंस कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट है वहां पर, ये चीज़ें भी कई बार बैरियर का काम करती हैं। नंबर 1 है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी कैसी है। अगर ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी ऐसी है जैसे मैंने मेरे पहले स्कूल का एग्जांपल दिया कि एकदम चंगा है या फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए, तो हो जाएगा फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी ऐसी है, सेंट्रलाइज्ड पैटर्न फॉलो करा जा रहा है कि डिसीजंस लेने का काम सिर्फ किसका है, टॉप लेवल मैनेजर्स का, मिडिल लेवल मैनेजर्स, लोअर लेवल मैनेजर्स से तो पूछा ही नहीं जाता, सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर्स ही डिसीजंस लेंगे, तो यहाँ पर तो कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। बेचारा मिडिल लेवल मैनेजर, लोअर लेवल मैनेजर कुछ बोल ही नहीं सकते। तो इफ द ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी इज नॉट सपोर्टिव टू फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, ये बैरियर का काम करेगा। समझ में आया? सेकेंड है रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस है, प्रॉपर स्कॉलर चेन फॉलो करनी है कि ए कोई बात बी को बताएगा, फिर बी वो बात सी को बताएगा, सी वो बात डी को बताएगा, डी बात ई को बताएगा, प्रॉपर स्कॉलर चेन फॉलो हो रही है, बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस है, तो इन्फॉर्मेशन को पास होने में बहुत टाइम लगेगा, डिले इन एक्शन देखने को मिलेगा। तो रिजिड रूल्स और प्रोसीजर्स में लीड टू डिले इन एक्शन एंड डिले इन मूवमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन का फ्लो लेट हो रहा है, डिले इन एक्शन देखने को मिलेगा। थर्ड है स्टेटस। स्टेटस भी कई बार ऐसा होता है, कई बार जो मैनेजर है, जो हाई स्टेटस पर काम कर रहा है, जिसकी जॉब पोजीशन ऊंची है, टॉप लेवल मैनेजर है, उसे लगता है कि यार मैं सबॉर्डिनेट से क्या बात करूं। अ स्टेटस कॉन्शियस मैनेजर मे नॉट अलाउ हिज सबॉर्डिनेट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स फ्रीली। समटाइम्स पीपल वर्किंग एट हायर लेवल डू नॉट बिलीव इन द इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय द लोअर लेवल एम्प्लॉयज। कई बार हाई स्टेटस वाला जो एम्प्लॉय होता है, सुपीरियर होता है, उसे लगता है यार मैं सबॉर्डिनेट से क्या कंसल्ट करूं, इसके मैं क्या ही सजेशंस लूं। वो सबॉर्डिनेट्स को बोलने तक नहीं देता, उसे लगता है यार इसको अगर मैंने बोलने दिया ना तो ये कहीं मुझे नीचा ना समझने लग जाए, मेरा स्टेटस डाउन ना हो जाए। तो वही होता है, कई बार जो लोग हायर लेवल पर काम करते हैं उन्हें लगता है अगर लोअर लेवल वाले कोई सजेशन दे रहे हैं, व्यूज ओपिनियंस दे रहे हैं ना, तो वो काम के नहीं है, ये तो नल्ले है, इनको क्या इन्फॉर्मेशन है, इनको तो कुछ पता ही नहीं है। समझ में आया? तो स्टेटस वाला भी रोल है।
फॉर द कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अगर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि टॉप लेवल मैनेजर्स कोई बात बताएंगे मिडिल लेवल मैनेजर्स को, मिडिल लेवल मैनेजर्स कोई बात बताएंगे लोअर लेवल मैनेजर्स को, फिर लोअर लेवल मैनेजर्स मान लो कोई बात बताएंगे प्लांट सुपरिटेंडेंट है ना, प्लांट सुपरिटेंडेंट वगैरह, उसके बाद में कोई बात आ रही है एक्चुअल वर्कर्स तक। अब ऐसे में इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है कि 5 बातें बताई गई थी मिडिल लेवल मैनेजर्स को, मिडिल लेवल मैनेजर्स भूल गए, उन्होंने आगे 4 बातें बताई, फिर लोअर लेवल मैनेजर्स ने मिर्च मसाला लगा दिया, उन्होंने 6 बातें बना दी। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन क्या हो जाती है, फिल्टर हो जाती है, जो हम लोगों ने पीछे वाले में देखा था सेम वही है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे मैनेजरियल लेवल्स हैं, कम्युनिकेशन डिले भी होगा जो पीछे देखा था, इंफॉर्मेशन फिल्टर हो जाएगी, डिस्टॉर्ट हो जाएगी, तोड़ मरोड़ दी जाएगी। फिर है ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटीज। ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन भी क्या ऐसी फैसिलिटीज देता है कि कम्युनिकेशन का फ्लो जो है वो प्रॉपर हो सके। जैसे अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सजेशन बॉक्स है तो एम्प्लॉयज अपने सजेशंस दे सकते हैं, कंप्लेंट बॉक्स है तो वो अपनी कंप्लेंट्स लिख सकते हैं, नीचे नाम भी नहीं लिखना, अनोनिमस है पूरा का पूरा, ठीक है। आपने सजेशंस दे दिए, कंप्लेंट्स लिख दी, किसी को पता ही नहीं है कि सजेशन और कंप्लेंट किसने दी है। वहां पर मान लो कल्चरल इवेंट्स हो रहे हैं कि कोई भी होली दिवाली राखी आ रही है, इवेंट हो रहे हैं, गेट टुगेदर्स हो रहे हैं, सारे काम में ट्रांसपेरेंसी है, कोई कुछ किसी से छुपा रहा नहीं है, कम्युनिकेशन आराम से अच्छा होगा। लेकिन मान लो अगर ये सारी चीजें नहीं होती हैं तो कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो वही लिखा है, अगर ऑर्गेनाइजेशन स्मूथ क्लियर और टाइमली कम्युनिकेशन को बढ़ावा देता है तो अच्छा है, नहीं देता तो ये कम्युनिकेशन के रास्ते में एक हैम्पर क्रिएट होता है, एक बाधा क्रिएट हो जाता है। तो ये सारी फैसिलिटीज है तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा, अदरवाइज बैरियर्स है ये कम्युनिकेशन के अंदर। समझ में आ गया? 3 हो गए हमारे। अब लास्ट आता है हमारे पास में पर्सनल बैरियर्स। सिंपल सा है, जो सेंडर है यानी कि जो इंफॉर्मेशन दे रहा है और जो रिसीवर है उनके बीच में आपस में रिलेशंस कैसे है। अगर इनके बीच के आपस के रिलेशंस अच्छे नहीं है, ये एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते, तो ये कहीं ना कहीं बैरियर का काम करेगा। तो जो सेंडर और रिसीवर के पर्सनल फैक्टर्स हैं वो भी बैरियर्स का काम करते हैं। पहला है फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, इसे हम फियर ऑफ अथॉरिटी भी बोलते हैं। कई बार मान लो सुपीरियर है ये, ठीक है, यानी कि बॉस है और ये इसका सबऑर्डिनेट है। मैंने कहा जो सबऑर्डिनेट है वो बहुत स्मार्ट है यार, उसे बहुत नॉलेज है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। सुपीरियर को अगर ऐसा लगता है यहाँ पर, अगर मैंने सबऑर्डिनेट को बोलने दिया, अगर मैंने इसके सजेशन सुनने लग गया, अगर मैंने इसे कम्युनिकेट करने की आज़ादी दे दी ना, तो यार इसमें इतनी नॉलेज है, इसे इतना एक्सपीरियंस है, इतना एक्सपर्ट आदमी है कि कहीं ये मेरी गद्दी ना छीन ले, कहीं इसी का प्रमोशन करके इसको मेरी जगह पर ना बैठा दिया जाए। उसे लगता है यार मेरी अथॉरिटी चल जाएगी, ये इतना स्मार्ट है, अगर इसे मैंने कम्युनिकेट करने की प्रॉब्लम दे दी तो कहीं ये मेरी गद्दी ना छीन ले, इसे मेरी जगह ना मिल जाए, मेरी अथॉरिटी ना चल जाए, मेरी पावर ना चल जाए। तो सुपीरियर को डर लगता है कि पर्टिकुलर कम्युनिकेशन की वजह से कहीं उसकी अथॉरिटी एडवर्सली अफेक्ट ना हो। उसे लगता है कहीं ये सबऑर्डिनेट मेरी कुर्सी ना ले ले, मेरी गद्दी ना ले ले, तो कई बार वो कम्युनिकेशन को सप्रेस कर देता है, यानी कि दबा देता है, कम्युनिकेशन रोक देता है, बैरियर हो गया। सेकेंड है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर इन हिज सबऑर्डिनेट्स। कई बार सुपीरियर को लगता है सबऑर्डिनेट है, ये तो नल्ला है, इसे क्या ही आता होगा, इसे क्या ही नॉलेज होगी, तो वो सबऑर्डिनेट के सजेशंस नहीं सुनता, उसके ओपिनियंस नहीं लेता। तो इफ द सुपीरियर डू नॉट हैव कॉन्फिडेंस ऑन द कॉम्पिटेंसी ऑफ द सबऑर्डिनेट, अगर सुपीरियर को सबऑर्डिनेट की काबिलियत पर कोई शक है तो वो उसकी एडवाइस नहीं लेगा, उसके ओपिनियंस नहीं लेगा, उसे लगेगा ऐसे क्या ही पता है, इसे कुछ पता ही नहीं है। थर्ड है अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। मान लो कई बार सबऑर्डिनेट से कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, उन्हें लगता है अगर हमने सुपीरियर से ये बात बता दी, अगर हमने सुपीरियर को कोई सजेशन दे दिया तो कोई सुपीरियर नाराज ना हो जाए कि तू इतना कैसे बोल रहा है। अगर हमने सुपीरियर को अपना कोई ओपिनियन दे दिया, मान लो सुपीरियर को हमारा ओपिनियन समझ में ना आए तो वो कहीं हमें नौकरी से ना निकाल दें। तो कई बार सबऑर्डिनेट्स खुद भी सुपीरियर से कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, उन्हें लगता है अगर हम कम्युनिकेट करेंगे तो कहीं हमारी जॉब ना चल जाए, कई बार हमारा सजेशन उसे गलत लग जाए, हमारा ओपिनियन उसे गलत लग जाए, हमारी नौकरी ना चल जाए। ये भी एक रीजन हो सकता है कि सबऑर्डिनेट से बात नहीं करना चाहते। और लास्ट है लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स। कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो सबऑर्डिनेट है ना, उसमें बहुत दिमाग है, वो बार बार अपने सजेशंस देता है, अपने ओपिनियन देता है, वो अच्छे अच्छे आइडियाज़ देता है, लेकिन कभी भी ये जो सुपीरियर है वो उसके सजेशंस, आइडियाज़, ओपिनियंस के लिए इस बेचारे सबऑर्डिनेट को ना मोटिवेट करता है ना रिवॉर्ड देता है। तो अब मुझे बताओ अगली बार से कभी ये सजेशंस देगा? नहीं देगा।
अगर सबऑर्डिनेट को अपने सजेशंस के लिए कोई मोटिवेशन, कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, तो वो सोचेगा मैं क्यों दूं सजेशंस, ये कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर हो गया. सो इफ देयर इज नो मोटिवेशन और इंसेंटिव फॉर कम्युनिकेशन, सबऑर्डिनेट मे नॉट टेक इनिशिएटिव टू कम्युनिकेट, वो कम्युनिकेट नहीं करेंगे. अगर उन्हें उनके अच्छे सजेशंस के लिए रिवॉर्ड नहीं दिया जाता, अप्रिशिएट नहीं करा जाता, द सबऑर्डिनेट्स मे नॉट बी विलिंग टू ऑफर यूजफुल सजेशंस. चमक गया. तो ये हम लोगों ने कर लिए हमारे चारों तरह के बैरियर्स कंप्लीट, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन. मैंने बहुत डिटेल में, काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल्स देकर आपको समझाया है एंड आई होप समझ में आ गया. और अगर समझ में आ गया तो कमेंट्स में लिखना लेक्चर कैसा है, इट विल गिव मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन. अब देखो लास्ट टॉपिक आता है, मैं हाइड हो जाऊं, हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस. हम कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कम्युनिकेशन को कैसे अच्छा बना सकते हैं. पहला है क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन. भैया जी सेंडर साहब, आप चीज को कम्युनिकेट करने से पहले खुद क्लियर हो जाओ कि आपको कम्युनिकेट क्या करना है. सेंडर मस्ट बी क्लियर अबाउट व्हाट टू कम्युनिकेट. उसे पता होना चाहिए मुझे कम्युनिकेट क्या करना है. अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं ऐसे ही थोड़ी ना पढ़ाने बैठ गई. पहले मैंने इन डेप्थ स्टडी करी है, चीज़ों को एनालाइज करा है, और मैं बात आपको ऐसे समझा रही हूँ कि आपको बात इजीली समझ में आ जाए. वही लिखा है ना, एंटायर प्रॉब्लम मस्ट बी स्टडीड इन डेप्थ. पहले सेंडर खुद चीज़ों को डेप्थ में समझे, अच्छे से एनालाइज करे, और उन चीज़ों को इस तरह से स्टेट करे, कन्वे करे, इस मैनर में कन्वे करे कि रिसीवर को चीज़ें इजीली समझ में आ जाए बिना किसी परेशानी के. तो सेंडर को खुद पता होना चाहिए क्या कम्युनिकेट करना है और इजी भाषा में कम्युनिकेट करे. सेकेंड है कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर. अब मैं आपको सारी चीज़ें समझा रही हूँ तो इंग्लिश में टेक्स्ट लिखा है तो उसे इंग्लिश में ही थोड़ी ना समझा रही हूँ, मैं आपको हिंदी में समझा रही हूँ क्योंकि हमारी मदर टंग हिंदी है, हमें हिंदी ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है. तो सेंडर जब कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है रिसीवर को, तो उसे रिसीवर का एजुकेशन लेवल का पता होना चाहिए, उसे रिसीवर की अंडरस्टैंडिंग लेवल का पता होना चाहिए कि भाई रिसीवर को कौन सी चीज़ कौन सी भाषा में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी. भाई वो तो जो सेंडर है वो खुद तो MBA है, टकाटक इंग्लिश में बात कर रहा है, और बात किससे कर रहा है, उसका जो सबऑर्डिनेट है वो एक लेबर है. लेबर को बेचारे को हिंदी भी सही से नहीं आती, उसे इंग्लिश कैसे आएगी. तो वही है, कम्युनिकेशन जो है वो रिसीवर की अंडरस्टैंडिंग लेवल, उसके एजुकेशन लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए. थर्ड है कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेटिंग. यार कम्युनिकेट करने से पहले 4 लोगों से और कंसल्ट कर लो. समझ पा रहे हो, मैं सुपीरियर हूँ, मुझे कोई ऑर्डर देना है अपने सबऑर्डिनेट्स को, तो ऑर्डर देने से पहले मैं 4 लोगों से कंसल्ट कर लूँ या फिर उन्हीं सबऑर्डिनेट्स के सजेशंस ले लूँ. अगर मैं ऑर्डर देने से पहले उन्हीं सबऑर्डिनेट्स के सजेशंस ले लूँगी कि ये काम कितने टाइम में कंप्लीट हो सकता है, फिर उन्हें इंस्ट्रक्शंस दो, तो सबऑर्डिनेट्स भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, वो उस चीज़ में फुल कोऑपरेशन दिखाएंगे क्योंकि डिसीजन लेने से पहले उनसे कंसल्ट करा गया है. सो इट इज़ बेटर टू इन्वॉल्व अदर्स इन डेवलपिंग अ प्लान फॉर कम्युनिकेशन. If plans are developed with consultation and involvement of subordinates, अगर subordinates का involvement होगा तो वो उस चीज़ के अंदर अपना full cooperation दिखाएंगे. फिर है बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट ऑफ मैसेज. आपका जो मैसेज है, उसकी जो लैंग्वेज है, टोन है, जो भी कंटेंट है, वो कहीं लिसनर यानी कि रिसीवर के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना कर दे, है ना. और जो आप सिंबल्स यूज कर रहे हो उसके बारे में लिसनर को पता होना चाहिए. मतलब जो लैंग्वेज, टोन है, कंटेंट है, वो सामने वाले को ऑफेंड ना करे, उसके सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होने चाहिए. कोई रिलीजियस बात वगैरह मत करो, पॉलिटिकल बात मत करो. फिर है कन्वे थिंग्स ऑफ हेल्प एंड वैल्यू टू लिसनर. सामने वाले को ऐसी चीजें बताओ जो उसके लिए जरूरी है. रिसीवर को वो इन्फॉर्मेशन दो जो रिसीवर के लिए जरूरी है. अगर रिसीवर को उस चीज से कोई मतलब ही नहीं है, मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, मैं आपको क्लास 12th का कंटेंट पढ़ा रही हूँ, मैं अभी आपको मान लो मैं अभी आपको BBA का कंटेंट पढ़ाने लग जाऊं, तो क्या आप वीडियोस देखोगे? आप वीडियोस नहीं देखोगे. मैं आपको वो चीज़ बता रही हूँ जो आपके मतलब की है. सो इट इज़ बेटर टू नो द इंटरेस्ट एंड नीड्स ऑफ द पीपल विद हुम वन इज कम्युनिकेटिंग. आपको पता होना चाहिए आप जिससे कम्युनिकेट कर रहे हो उसकी क्या नीड्स है, और सामने वाले को उसके नीड्स के अकॉर्डिंग कम्युनिकेट करो. जब सामने वाले से आप उसके मतलब की बात करोगे ना, तो वो तुरंत रिस्पॉन्स देगा. आप कमेंट्स में मुझे जवाब देते हो तो आपको क्विक फीडबैक भी मिलेगा. फिर इंश्योर प्रॉपर फीडबैक आना चाहिए. अगर सेंडर ने कोई बात बताई है रिसीवर को और रिसीवर तक बात पहुंच गई है, तो रिसीवर अपना फीडबैक भी दे सेंडर को. अब फीडबैक कुछ भी हो सकता है कि मुझे समझ में आ गया, पॉजिटिव, नेगेटिव, कुछ भी. तो फीडबैक जो है वो सक्सेस शो करता है कम्युनिकेशन की. कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है जब मैसेज सामने वाले को, रिसीवर को समझ में आ गया.
फिर एक कम्युनिकेशन फॉर प्रेजेंट एज वेल एज फॉर फ्यूचर। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कम्युनिकेशन होता है वो प्रेजेंट नीड्स के अकॉर्डिंग तो होना ही चाहिए, फ्यूचर नीड्स के अकॉर्डिंग भी होना चाहिए। जैसे फ्यूचर से रिलेटेड टारगेट सेट करना कम्युनिकेशन ही है, फ्यूचर से रिलेटेड गोल सेट करना, फ्यूचर से रिलेटेड पॉलिसीज बनाना, तो कम्युनिकेशन प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के लिए हो। फॉलो अप एक्शन होना चाहिए कि अगर मैनेजर ने कोई चीज कम्युनिकेट करी है तो वो फॉलो अप करे, यानी कि चेक करे कि सामने वाले तक इंफॉर्मेशन पहुंची है ना, इंस्ट्रक्शंस पहुंचे है ना, सामने वाले को इंस्ट्रक्शन समझ में आए हैं ना, उसने कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हुई। सो देयर मस्ट बी प्रॉपर फॉलो अप ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय मैनेजर टू सबऑर्डिनेट। हर्डल्स नहीं होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होंगी। अगर मैनेजर फॉलो अप कर रहा है, वो चेक कर रहा है सामने वाले तक इंफॉर्मेशन पहुंच गई, सामने वाले को चीजें समझ में तो आई है, इंस्ट्रक्शन समझ में तो आए हैं, वो मिसअंडरस्टैंड तो नहीं कर रहा, प्रॉपर फॉलो अप होना चाहिए। बी अ गुड लिसनर, ये तो आपने बहुत जगह सुना होगा, मैनेजर भी एक अच्छा लिसनर होना चाहिए। और अगर हम एक पेशिएंट और एक अटेंटिव अगर लिसनर बन जाते हैं तो आधी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है। और जब मैनेजर भाई साहब यानी कि जो भी बॉस है वो जब अपने सबॉर्डिनेट की प्रॉब्लम को सुन रहा है ना, तो वो ऐसे इंडिकेशंस दे, ऐसे उसके जेस्चर्स होने चाहिए कि सामने वाले को लग रहा है यार मेरी बात सुनी जा रही है। मैं आपसे कोई बात बोल रही हूँ और आप इधर उधर देख रहे हो, तो क्या मैं आपसे बात करने में इंटरेस्ट लूंगी? नहीं लूंगी। आपके जेस्चर्स ऐसे होने चाहिए कि लगे यार आप इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हो। ओपन माइंड होना चाहिए, दोनों पार्टीज का माइंड ओपन होना चाहिए। दोनों पार्टीज पहले पूरी इंफॉर्मेशन सुन लें, समझ लें, बिना इंफॉर्मेशन सुने ही रिएक्ट ना करें। दे शुड नॉट रिएक्ट बिफोर रिसीविंग द फुल इंफॉर्मेशन। और लास्ट है कंप्लीटनेस ऑफ मैसेज। मैसेज अपने आप में कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा ना हो कि सामने वाला अपनी तरफ से गेस कर लेगा। जैसे मैंने आपको बताया था टेक केयर ऑफ गुड्स, तो उसके लिए मैनेजर का क्या मतलब था कि गुड्स की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। वही एम्प्लॉयज ने मतलब क्या निकाला कि गुड्स का हमें ध्यान रखना है, चोरी वगैरह ना हो जाए। तो मैसेज कंप्लीट होना चाहिए, सारे फैक्ट्स फिगर्स कंप्लीट होने चाहिए, गेसिंग का कोई चांस नहीं होना चाहिए। चमक गया अच्छे से। और इसी के साथ में हम लोगों ने हमारा चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 8 दैट इज कंट्रोलिंग, और हमारा बीएसटी का पूरा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा। कंट्रोलिंग छोटा सा चैप्टर है, तो कंट्रोलिंग को हम लोग 1 शॉट के अंदर कंप्लीट करेंगे। और वाकई में अगर लेक्चर आप लोगों के लिए यूजफुल था तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में बताओ। जितना ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ेंगे इट विल गिव मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन, और मैं उतना ही वीडियोस आप लोगों के लिए और बना सकती हूँ। और अगर नोट्स चाहिए, नोट्स आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। एप्लीकेशन का नाम है नेहा जांगिड क्लासेस। सो आई विल सी यू टुमारो। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।